क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो समझ में आ गया, हम आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें भी कह रहा है क्वेश्चन, ए और बी की औसत आय 300 रुपए है और सी एवं डी की औसत आय 360 रुपए है। ए ई और एफ की औसत आय 333 रुपए है। ए बी सी और डी ई एफ का औसत आय क्या होगी? तो मेरे दोस्त यहाँ पे 3 टर्म यूज किया है। आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, उसके अकॉर्डिंग आप जवाब दो, कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा, ये मेरा दावा है। कैसे? ए और बी की औसत आय कितना दिया मेरे भाई? 300 ये दिया है। एवं और सी एवं डी की औसत आय कितना दिया है मेरे भाई? 360। राइट। ए ई एफ ए प्लस ई प्लस एफ की औसत आय कितना दिया है मेरे दोस्त? 333। कह रहा है ए बी सी और डी ई एफ की औसत आय। तो मैंने बताया कितने फंक्शन इसमें, इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, इसको मान लो आप 3 फंक्शन दिए हैं। तीनों का औसत आय का योग जोड़ करके नीचे 3 से भाग देंगे। तो जोड़ो 3 6 3 9 3 3 6 3 बटे किससे भाग दोगे? 3 से। 3 3 9 3 3 9 3 9 3। तो आंसर आ गया क्या मेरे भाई? 300। किसी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इससे सरल इससे शॉर्ट आप कर भी नहीं सकते हो। ठीक है, जब भी इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए आपका दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाना है कि सर ने बताया था कि अगर 3 है तो तीनों का औसत जोड़ करके नीचे 3 से भाग दे दो। अगर 4 फंक्शन होते तो 4 से भाग देते। इस तरह से आप कर लो। ठीक है, आगे बढ़े मेरे भाई। चल आगे बढ़ते मेरे प्यारे दोस्त। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। एक क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ये समझ लेना है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। एक विक्रेता ने किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 30% ऊपर 286 अंकित किया। ठीक है, लेकिन बिक्री के समय उसने खरीदार को 10% की छूट दी, तो लाभ का प्रतिशत पूछ रहा है मेरे भाई। इसमें देखो मैंने आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूं, अगर इस कंसेप्ट को आप समझ लोगे तो सीधे आसान करोगे। इसमें कहीं अंकित मूल्य दिया है, ठीक है, लागत मूल्य मतलब होता है क्रय मूल्य दिया है, यानी अंकित मूल्य क्रय मूल्य, इसके बाद लाभ बिक्री के समय, बिक्री का मतलब होता है विक्रय मूल्य, यानी 3-4 का शब्द का कहीं ना कहीं इधर आपस में रिलेटेड है। तो इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई? क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। ठीक है, कह रहा एक विक्रेता ने किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से, यहां पे लागत मूल्य नहीं दिया है तो किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 होता है, इसको 100 मान लो। ठीक है, तो कह रहा है कि एक विक्रेता ने किसी वस्तु का, लैंग्वेज समझना, कि एक विक्रेता ने किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 30% ऊपर, यानी लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य से 30% ऊपर अंकित मूल्य, ये 100 है तो 30% क्या हो जाएगा मेरे भाई? 130 हो जाएगा। 130 ऊपर 286 अंकित किया, 286 अंकित किया, लेकिन बिक्री के समय उसने खरीदार को 10% की छूट दी। किस पे छूट दी मेरे दोस्त? 130 की। कितने का? 10% बटे 100, 100 कितना आ गया? 13। तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 100 में 13 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 113। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना होगा? 113। इसका डिफरेंस क्या होगा मेरे दोस्त? 17%। इस 17 का मान कितना दिया है? 286। इस 17 का मान कितना दिया मेरे दोस्त? 17 का मान दिया है 286। 17 का मान कितना दिया मेरे दोस्त? 286। अब यहाँ
तो 17,286 दिया है, लेकिन हमें पूछ क्या है लाभ प्रतिशत, तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारा लाभ प्रतिशत ऑलरेडी 17% का आ गया, तो 17 ही हमारा आंसर, हम आगे बढ़ा ही नहीं रहे, हमें केवल लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। अगर आगे पूछता सवाल तो हम 286 को समकक्ष कर देते, लेकिन हमें पूछ रहा है आगे लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो, तो मेरे दोस्त 130 में 13 डिफरेंस कितना है 17%, यानी उसको 17% का लाभ हुआ, हमें आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो इस तरह से मेरे दोस्त आंसर कितना आ गया 17%, यही हमारा आंसर। ये चीजें आपको समझ में आएगी, जहाँ पे क्रय मूल्य, अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य का आपस में संबंध हो, तो वहां पे क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य अनुपात अंकित मूल्य, आप सवाल के अकॉर्डिंग आप जब आप करके सॉल्व करोगे तो आंसर 17%। ठीक है, आगे चले मेरे भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन पहले पढ़ो लैंग्वेज को, उसके अकॉर्डिंग आप जवाब। पानी की भरी बाल्टी से एक टंकी 12 बाल्टी में भरी जा सकती है, ठीक, जबकि हर बाल्टी में 13.5 लीटर पानी आता है। इस टंकी को 9 लीटर क्षमता वाली कितनी बाल्टियां भर सकते हैं? मेरे दोस्त 12 बाल्टी 13.5 लीटर पानी आता है, 12 बाल्टियां भरी जा सकती हैं, उस प्रत्येक में 13.5 लीटर पानी आता है। मेरा मतलब 12 बाल्टियां भरी जाती हैं, एक बाल्टी में 13.5 लीटर पानी आता है, बराबर इस टंकी को 9 लीटर क्षमता वाले, इस टंकी को 9 लीटर क्षमता वाले कितनी बाल्टियां भरेगी? दूसरी बाल्टी हम मान लेते हैं जब, ठीक है, 12 बाल्टियां हैं, प्रत्येक बाल्टी में 13.5 लीटर पानी भरा जा सकता है, तो 9 लीटर क्षमता वाले में कितनी बाल्टियां भरी सकती हैं? उसका दूसरे वाले में बाल्टी m1, ये सूत्र है m1 p1 बराबर m2 d2, ये वाले फार्मूले से जब भी इस तरह से सूत्र दिया है क्वेश्चन, तो आप ये वाला क्वेश्चन फार्मूला लगाओगे, ठीक है। अब सरल करोगे तो मेरे दोस्त यहाँ पे m का मान निकालोगे तो 12 गुणे 13.5 बटे 9, ठीक है, 3 3 का 9, 3 4 12, ऊपर काटो, 3 4 12, 3 5 15, 4 5 20, 4 4 16, 2 18 बराबर, यानी ये कितनी बाल्टियां हैं मेरे भाई? 18। किसी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरे दोस्त यहाँ पे मैंने क्या काम रखा है, पानी की भरी बाल्टियों से 12 बाल्टी भरी जा सकती है, जबकि हर बाल्टी में 13.5 लीटर आता है, यानी 12 बाल्टी, प्रत्येक बाल्टी 13.5 लीटर भर रही है, तो 9 लीटर कितनी बाल्टियां भर सकती हैं? 12 बाल्टी जाए। अब इसको मैंने हल कर लिया तो आगे कितना? 18। आगे चले, चल समझ में आ रही चीज है ना? देखो दोस्तों, इतना सरल आपको कोई नहीं समझा पाया, ये समझ लो। आप अगर एक एक सवाल समझोगे, मैं आपको एक एक सवाल समझाऊंगा, आपका एग्जाम कोई नहीं रुकेगा, ये मेरा था। आप बस हमारे साथ मेहनत करते रहिए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए बस, ठीक है। अभी यूपीएसआई का है, हम यूपी कांस्टेबल का भी प्रैक्टिस लाएंगे, आरआरबी एलटीपीसी का भी प्रैक्टिस लाएंगे, आरआरबी ग्रुप डी का जितने भी क्वेश्चन 3000 क्वेश्चन जो आपकी शिफ्ट हुआ है, आए हुए हैं, मैं सबका पीआई कराऊंगा आपको, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे आरआरबी ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, कोई भी एग्जाम। आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाइए, दूसरे बच्चों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी मैथ का हल का सलूशन आसानी से जान सके कि मैथ कैसे लगाई जाती है, कैसे होती है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, दूसरे बच्चों को भी शेयर करते रहिए, ठीक है। अब देखो ये वाली सवाल कैसे सॉल्व करो। दो सकेंद्रित वृत्तों के व्यास की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, उनके बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो मेरे दोस्त यहाँ पे देखो सवाल पूछ क्या रहा है, दो सकेंद्रित वृत्तों, सकेंद्रित का मतलब होता है कि एक ही केंद्र पर दो वृत्त बने, मतलब एक छोटा वृत्त है,
एक बड़ा वृत्त, इनका केंद्र ए है, ठीक है। दो वृत्त हैं, दो सकेंद्रीय वृत्तों के व्यास की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर। मैं कहने मतलब छोटका की व्यास कितना है 8 और बड़का व्यास कितना है मेरे दोस्तों 10। तो व्यास सूत्र क्या होता है 2r बराबर दिया है पहले वाले, देखो छोटे वाले का 8 दिया है, r बराबर क्या हो जाएगा 8/2, 2 चौक 8, r बराबर 4। इसका मतलब व्यास दिया है तो छोटे वाले की त्रिज्या निकाल लिया, स्मॉल है, छोटा वाला है उसका त्रिज्या r होगी, स्मॉल में। अब बड़काई वाला व्यास निकालो, 2r, इसको त्रिज्या मान लिया कैपिटल r, भाई बड़े त्रिज्या के बराबर कितना दिया मेरे भाई 10। तो कैपिटल R बराबर क्या हो जाएगा 10/2, 2 पंचे 10, कैपिटल R का मान आ गया 5। इसका मतलब मेरे भाई छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या जो आ गई 4 आ गई और बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या क्या आ गई 5 है। ऐसा मैंने क्यों किया, कह रहा उनके बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसका मतलब है कि बड़े वाले क्षेत्रफल से यानी बड़े वाले वृत्त से छोटा वाले वृत्त का घटा दोगे क्षेत्रफल, तो जो शेष क्षेत्र बचा है उसका क्षेत्रफल आएगा। मेरे कहने का मतलब है बड़े वाले का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा 2r² ना, गलत बोल रहे हैं। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है πr², क्या होगा मेरे भाई πr² माइनस πr²। ये दोनों कहां पाए, ये वाला बड़े का क्षेत्रफल है माइनस ये छोटे का क्षेत्रफल है वृत्त का। पाई बाहर ले लो तो क्या बचा r² माइनस स्मॉल r², ठीक है। पाई कैपिटल R का मान कितना निकाल रहा हूं मेरे भाई 5 का बाद स्मॉल r का मान कितना निकाल रहा हूं 4, ठीक है। सरल करो पाई 5 5 का वर्ग करो कितना आएगा मेरे दोस्तों 25, 4 का वर्ग करो कितना आएगा 4 चौक 16। तो मेरे दोस्त 25 में 16 गए 9 पाई बचा सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर आ जाएगा। किसी बच्चों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है πr², ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन सी मिल रहा है। इससे शॉर्ट ट्रिक, इससे छोटी ट्रिक कोई नहीं। आगे चले, चलो देखो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन है। इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ। जैसे 5a बराबर है 3b, इसमें पूछ लिया एग्जामिनर कि a अनुपात b का मान ज्ञात करो, तो क्या बताओगे आप। जो बच्चे बेसिक से जुड़े हैं, बेसिक मैं उनको समझाऊंगा, बेसिक क्लियर करा करके तब वो प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। बच्चों दिया है 5a बराबर 3b, तो पूछ लिया a अनुपात b का मान ज्ञात करो। तो मेरे दोस्तों जब भी इस तरह से दिया हो तो 5 की वैल्यू ए हो, 5 का मान 3, b का मान ए होगा हमेशा। तो जो अनुपात आया क्या आया a अनुपात b का मान का अनुपात कितना आ गया 3:5। यही आंसर। देखो दोस्तों सवाल में कह रहा है कि a का 90%, a का 90%, b का 30% हो, b का 30%, तो b a का कितना परसेंट है, b a का कितना परसेंट है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मेरे दोस्तों सबसे पहले हम a अनुपात b निकाल लेंगे, जैसे ही बताया। तो 30 सेकंड में 30, 30 तिहाई 90, तो a का मान कितना है मेरे दोस्तों। अगर a अनुपात b निकालना चाहे तो a का मान कितना दिया है 1, b का मान कितना दिया है मेरे भाई 3। तो इस तरह से हमारा अनुपात निकल के कितना आया a अनुपात b जो निकल के आया 1:3। पूछ रहा है b a का कितना परसेंट है, b कितना है मेरे दोस्तों 3, a का 1 मतलब क्या होता है भाग, a कितना है 1, परसेंट का मतलब 100, तो 3 में 100 गुणा करोगे 300। ये हमारा आंसर है। b a का कितना परसेंट है, b का मतलब 3, a का मतलब भाग 1 लगे गुणे परसेंटेज मतलब 100 तिहाई 30। हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई होंगी, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो अब आप लोग सॉल्व कर लोगे।
आगे चले मेरे भाई, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम। देखो पेट्रोल की कीमत 40% बढ़ जाती है, इसकी खपत कितने % कम कर देनी चाहिए ताकि इस पर खर्च केवल 26% बढ़े। मेरे दोस्त, कीमत का मतलब होता है मूल्य, खपत, खर्च। जहां पे मूल्य, खपत, खर्च दिया हो वहां पे संबंध होता है मूल्य, ठीक है, क्या होता है मूल्य, खपत और ये पूरा खर्च, ठीक है। पेट्रोल की कीमत 40% बढ़ जाती है तो शुरू में 100 रही होगी, शुरू में कितना रही होगी 100 होगी, तभी 40% बढ़ रही है। मान लो 100 रही है, कितना बढ़ जाएगी मेरे दोस्त 40% मतलब 140 बढ़ जा रही है। तो इसकी खपत कितने % कम कर देनी चाहिए ताकि इस पर खर्च केवल 26% बढ़े। यानी मूल्य 100 था, अब खर्च कितना बढ़ जा रहा है, खपत खर्च का 26%, इसका मतलब 126, ठीक है। तो इसका डिफरेंस क्या होगा मेरे दोस्तों, 10 में 6 गए 4, 3 में 2 गए 1, यानी 14% बटे किस पे 140 पे। तो 100 पे कितना होगा मेरे दोस्तों, एक 0 0 कट गया, 14 1 9 14, कितना बचा हमारा 10%। यही हमारा आंसर आ गया जो कि ऑप्शन ए। यहाँ पे मेरे दोस्त खपत, मूल्य, खर्च दिया हो तो इस तरफ लगाएंगे। पेट्रोल की कीमत 40% बढ़ जाती है तो शुरू में कीमत 100 रही होगी, 100 से 140 बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो इसकी खपत कितने % कम कर देनी चाहिए ताकि खर्च केवल 26% बढ़े। तो मेरे भाई 100 कितना 100 पे था तो खर्च 26% बढ़ के कितना हो जा रहा है 126। उनका डिफरेंस क्या होगा 14 और किस पे 140 पे, तो 100 पे कितना होगा, एक 0 0 कैंसिल, 14 1 9 14, 1 में 10 से भाग देंगे 10 10%। यही हमारा आंसर आ गया। इससे छोटा सवाल आने से इतना छोटा सवाल, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। इसको तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सेम वही क्वेश्चन है। चलो इसको अब मैं एग्जाम्पल दे दे रहा हूं, आप लोग इसको करेंगे, ठीक है। अगर नहीं आ गया चीजें तो हम आपको बताएं, ठीक है। ये वाला इस तरह से मैं क्वेश्चन करा लिया हूं तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े दोस्तों, चलो आगे बढ़ते मेरे प्यारे भाई। चलो देखो ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी से बता दे रहा हूं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक मूलधन जब प्रतिवर्ष 20% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो 3 साल बाद उसका मिश्रधन 2400 रुपए हो जाता है। 2 साल में साधारण ब्याज कितना होगा मेरे दोस्तों, 20% 3 साल में साधारण ब्याज, 20% 3 साल में साधारण ब्याज क्या होगा 20 नहीं 60%, ठीक है। ये साधारण ब्याज 20% 3 साल में साधारण ब्याज कितना होगा 60%, इसका मिश्रधन कितना होगा 100 + 60 बराबर 160। चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। अब कह रहा है उसका मिश्रधन 2400 रुपए है तो 2 साल में साधारण ब्याज कितना होगा। मेरे दोस्त 20% का 2 साल, 20% का 2 साल में 20 गुना 40, ठीक है। तो देखो सॉल्व करो, या मिश्रधन का समकक्ष भाई घोड़े को गधे से गधे को, यानी बराबर जो सेम समकक्ष है उन्हीं से आप कंपेयर करो। यानी ये मिश्रधन कितना दिया है तो 60 किसके बराबर दिया है 124, यानी 160 का कंपेयर करो, 24 मिश्रधन है तो 40 का क्या होगा मेरे दोस्तों, तो 240 2400 गुणे 40 और नीचे क्या हो जाएगा 160, ठीक है। इसको सॉल्व करो, 4 4 16 4 6 24, आंसर कितना आ गया मेरे प्यारे भाई 600 रुपए। यही हमारा बी, ठीक है। मेरे दोस्त 20%
3 साल का साधारण ब्याज 60%, 60 हुआ, ठीक है, 60 रुपए। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 100 में 60 जोड़ दोगे 60। यह मिश्रधन किसके बराबर है, 2400 से। कंपेयर करो मिश्रधन से, यानी 160 2400 का है, तो कह रहा है 20% का 2 साल में साधारण। तो 20 दूना 40, तो 2400 गुणे 40, नीचे 160 है, इसको काटा पीटा तो आंसर आ गया 600 रुपए। यही मान आगे बढ़े। देखो सेम क्वेश्चन वही है, आप लोग उसको सरल बनोगे कर दो, मैं कर देता हूं। कह रहा एक मूलधन जब प्रतिवर्ष 10% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो 3 साल 10% 3 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, 30। ठीक है, तो मिश्रधन क्या होगा मेरे दोस्त, 100 में 30 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, 130। ठीक है, अब इसको दोस्तों 130 का मान कितना दिया है, मिश्रधन 2600। भाई मिश्रधन से कंपेयर करोगे, कह रहा कि 2 साल में साधारण ब्याज, तो 10% का 2 साल है, 10 गुणे 2 बराबर 20। कंपेयर करो 2600 गुणे 20, नीचे क्या आ जाएगा 130, 1 0 0 13 दूना 26, आंसर आ गया मेरे भाई 200, सॉरी 2 दूना 400। यही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। किसी बच्चों को ये क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कितना सिंपल, कितना साधारण ट्रिक्स मैंने आपको बताया। आगे चले, चलो हम अगले प्रश्न पे आते हैं। ये देखो बच्चों, पहले क्वेश्चन को पूरे तरीके से पढ़ा करो एग्जाम में, उसके बाद आप स्टार्ट करो। पहले एक बार मन में क्वेश्चन पढ़ लो कि क्वेश्चन एग्जामिनर घुमा क्या रहा है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। 10 मीटर लंबी एक ट्रेन अपने से विपरीत दिशा से आ रही है। 100 मीटर लंबी ट्रेन को 10 सेकंड पार करती है। अगर पहली ट्रेन की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, दूसरी ट्रेन की स्पीड क्या, तो सबसे पहले साइन देख लो क्या क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो मेरे दोस्त ऐसा भी क्वेश्चन हो जब विपरीत दिशा की बात करें, तो उधर से ट्रेन आ रही, इधर से ट्रेन आ रही, दोनों की जो दूरी है वो जुड़ी। ठीक है, मेरे दोस्त पूछा दूसरे ट्रेन की स्पीड क्या होगी, स्पीड का मतलब चाल। तो बच्चों चाल बराबर क्या होता है, सारे बच्चे जानते हैं, दूरी बटा समय। ठीक है, जब चाल 2 ट्रेनें हैं तो 2 चाल होगी। तो अगर पहली ट्रेन की स्पीड 30 किलोमीटर है, तो मेरे दोस्त यहाँ पे पहले ट्रेन की स्पीड 30 किलोमीटर, लेकिन दूसरी नहीं मालूम है, जिसको मालूम टी। भाई चाल दोनों को निकालेंगे, तो पहले की मालूम है, दूसरे नहीं मालूम है, दोनों जुड़ेंगी। टी मान लिया। दूरी कितना है दोस्तों, एक 50 है और दूसरी क्या है 100, यानी दोनों ट्रेन की दूरी कितना है 150 है और प्लस 100 है। ठीक है, बटे समय कितना है मेरे दोस्तों 10। समय कितना है 10। अब इसको सॉल्व करो, 30 प्लस टी 150 में 100 जोड़ोगे 250 बटे। अब मेरे दोस्त ऑप्शन में देखो किलोमीटर पर आवर में दिया है और दूरी जो दिया है मीटर में दिया है। तो हमें यहाँ पे नियम है यूनिट कमाने जैसे कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। अगर किलोमीटर को मीटर पर सेकंड करने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। तो मेरे दोस्त यहाँ पे मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। हम यहाँ पे 18/5 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, 0 0 कट गया, 5 25 18 5 90, यानी 30 प्लस टी बराबर 18 5 90 के। तो टी बराबर 90 माइनस 30 बराबर 60। किसी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आंसर हमारा सी इज राइट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आज प्रैक्टिस सेट नंबर 7 समाप्त होता है। कल हम लेके आएंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 8, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपीएसआई, एसएससी जीडी, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी के लिए। ठीक है, अभी आप लोग मन लगाकर हमारे वनडे एग्जाम से जुड़ जाइए, वनडे कोचिंग से, और मन लगा कर प्रैक्टिस करिए। मैं आपको धुआंधार 20 सेट करा दूंगा यूपीएसआई के लिए। उसके बाद यूपी कांस्टेबल के लिए चलेगी, रेलवे ग्रुप के लिए 3000 क्वेश्चन जो आए हुए हैं सारे पीआई के, मैं उसको सॉल्व कराऊंगा। आपका इस तरह से चलता रहेगा। आप लोग तन मन धन से, ज्यादा समय नहीं रह गया है, आप लोग जुड़ जाइए। अब मुझे इजाजत, धन्यवाद।